Good morning, students, and again welcome to our economics class. We continue our chapter New Economic Policy, which is also known as New Economic Reforms or popularly known as the policy of LPG. In the last class, we studied what are the meaning of these economic reforms, then why government adopt this new economic policy. It means what are the regions which are responsible for the new economic reforms, and we also study what are its objectives. From today's class, we are going to start their different policy elements, their meaning, their reforms, their merits, demerits, etc. Study all these now. First of all, we study about the liberalization. What is the meaning of liberalization? क्या होता है ये? Then, what are the reforms taken by the government under liberalization, which are very important from your exam point of view? Reforms under industrial sector, financial sector, fiscal, which is also known as tax reforms, foreign exchange reforms, trade and investment policy reforms. We study all these one by one, but first of all we study what is the meaning of liberalization. क्या होता है? Liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government. जैसे नाम से पता चला लिबरलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरल करना, उन पर जो गवर्नमेंट कंट्रोलिंग है उसको कम करना या उनको फ्री कर देना. इट इज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. जैसे बात करें गवर्नमेंट ने 1991 से पहले पॉलिसी अडॉप्ट करी थी लाइसेंस एंड परमिटेड कोटा राज. तो अगर हमको प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, हमारे को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, हम कितना इंपोर्ट्स करेंगे, क्या प्रोडक्शंस करेंगे, वो सब उसका कोटा कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर अपनी पॉलिसी में यू टर्न लिया, अपनी पॉलिसी को चेंज करा एंड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एट द प्लेस ऑफ पॉलिसी ऑफ लाइसेंस एंड कोटा. सो लिबरलाइजेशन मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट ने अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्री किया, जो फ्रीडम दिया, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जो रिफॉर्म्स है उनको अडॉप्ट करे. जस्ट लाइक व्हाट आर द रिफॉर्म्स अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट उस पर क्या बोल सकते हो आप, क्या गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे. फर्स्ट इसके अंदर आता है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. पहले क्या था कि हर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करा. नाउ लाइसेंस आर नीडेड ओनली फॉर द अल्कोहल, सिगरेट्स, hazardous chemical, industrial explosive, एयर स्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल. सिर्फ 6 क्राइटेरिया ऐसे रह गए कि जिनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स थी, अदर के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी. सो पहला गवर्नमेंट ने क्या करा, रिमूविंग इट्स लाइसेंसिंग पॉलिसी. सेकंड, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब गवर्नमेंट ने सेकंड वर्क अपना क्या करा, जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको डिक्रीज करा. जैसे आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में कि लगभग 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जो टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, पर गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करा और 2010 आ गया कि इनकी क्वांटिटी सिर्फ दो रह गई, 2. दीज आर एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, और बाकी सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन कर दिया. नेक्स्ट इज डीरिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो पहले गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखा था सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए या स्मॉल स्केल के लिए, गवर्नमेंट उसको भी डीरिजर्वेशन करा, उसको भी गवर्नमेंट ने ओपन करा फॉर द एफडीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. प्राइस डिटरमिनेशन बाय मार्केट प्राइस. अब किसी भी कमोडिटी या सर्विस के प्राइस डिटरमिनेशन के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगभग खत्म हो गया. इट विल डिसाइड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इन द सिमिलर वे गवर्नमेंट आल्सो गिव परमिशन फॉर द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. जो पहले इस पर गवर्नमेंट ने अपना एक तरह से बोल सकते हो बैन कर रखा था, इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स थी, हम कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट करेंगे उसका कोटा गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगा रखे थे. सो गवर्नमेंट रिमूव ऑल दिस. So these are the reforms which are taken by the government in the industrial sector. I repeat them again. Abolition of industrial licensing policy, decrease in the role of public sector, deregulation of the production of small scale industries, price determination by the market forces, and import of capital goods. All these are comes under the industrial sector reforms.
Second is the financial sector reforms. What are the reforms taken by the government in the financial sector? हम इसके पहले बात करते हैं what we include in the financial sector. Financial sector include financial institutions such as commercial bank, investment bank, stock exchange operation, foreign exchange market, etc. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे, हम उसकी बात करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ऑफ आरबीआई. सबसे पहले गवर्नमेंट ने आरबीआई का रोल को चेंज करा. अब इसके पहले जो आरबीआई का रोल था जस्ट लाइक ए रेगुलेटर. आरबीआई क्या करता था, जो हमारे कंट्री का बैंकिंग स्ट्रक्चर उसको रेगुलेट करने का काम करता था, उसको कंट्रोल करने का काम करता था. अब गवर्नमेंट ने इसके रोल को चेंज करा. नाउ आरबीआई रोल वाज चेंज टू ए facilitator or to the financial advisor to the our banking sector. कि आरबीआई का रोल क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना, उसको इंप्रूव करना, उसका डेवलपमेंट करना. नॉट ओनली द रेगुलेटर. रेगुलेटर का वर्क तो रहेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट रेगुलेटर के वर्क के साथ साथ गवर्नमेंट आरबीआई के रोल को भी चेंज करा. नाउ आरबीआई वर्क इज द फैसिलिटेटर और के द डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री. सिमिलर वे के अंदर गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक. एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया. गवर्नमेंट गिव परमिशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक के एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया. जैसे हमें याद है गवर्नमेंट ने 1969 में और 1980 में जो मेजर प्राइवेट बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर लिया था, पर अपने कंट्रोल में दे दिया था. 1969 में गवर्नमेंट ने 14 बैंकों का और उसके बाद 1980 में गवर्नमेंट ने 6 मेजर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था. पर बाद में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में क्या करा, यहाँ पर यू टर्न लिया और गवर्नमेंट ने वापस प्राइवेट बैंकों के एस्टेब्लिशमेंट की परमिशन दी. न सिर्फ प्राइवेट बैंक बल्कि बोल सकते हो प्राइवेट बैंक फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. इवन फॉरेन अगर बैंक हमारे एस्टेब्लिश होना चाहते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस इशू करा. आई मीन बाय आरबीआई. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. यस, एक और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा टर्न लिया, वो था गिव परमिशन टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पर पहले गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, जैसे हमारा मर्चेंट बैंक से, म्यूचुअल फंड से, पेंशन स्कीम से, इन सबको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया टू इन्वेस्ट इन आवर कैपिटल मार्केट. Earlier their investments was restricted by the government. So government gave permission for the foreign investments. Next is RBI also setting up of its new branches. साथ ही साथ जैसे हमने बात किया आरबीआई का रोल चेंज हुआ. आरबीआई ने रोल अडॉप्ट करा एज अ फैसिलिटेटर एट द प्लेस ऑफ रेगुलेटर. So RBI established its new branches also in different parts of the country. So all these reforms comes under the financial sector reforms. आपके एग्जाम में जनरली आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. नेक्स्ट वी सी व्हाट आर द फिस्कल और व्हाट आर द टैक्स रिफॉर्म्स. आई थिंक आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा फिस्कल पॉलिसी. Fiscal policy of the government means the policy of the government which relates with its revenue and expenditure of the government. और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है टैक्स, आदर से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, नाउ व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज जीएसटी. तो हम ये बात कर रहे हैं जो फिजिकल सेक्टर के रिफॉर्म्स से मेनली उसमें बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स. गवर्नमेंट ने क्या मेनली टैक्स रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे अंडर इट्स लिबरलाइजेशन और टैक्स रिफॉर्म पॉलिसी. Tax reforms are concerned with the reforming government revenue and government expenditure policy, which are collectively known as fiscal policy. What are the reforms taken by the government? Reduction in the direct tax. Government ने सबसे पहला गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे उसका सबसे बड़ा रिफॉर्म था डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स. एक टाइम पर हमारे कंट्री में डायरेक्ट टैक्स का रेशियो इवन वर्ल्ड में हाईएस्ट में कैलकुलेट होता था, पर गवर्नमेंट ने न सिर्फ डायरेक्ट टैक्स को क्वांटिटी वाइज और परसेंटेज वाइज रिड्यूस करा, बाकी सारा जो टैक्स रिफॉर्म से उसको बोल सकते हैं जो फीलिंग है उसको टैक्स को जो भरना होता है आईटीआर जो भरा जाता है उसको गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इजी कर दिया. इट्स मैक्सिमम लिमिट नाउ डिसाइड बाय द गवर्नमेंट 30%. सेकंड रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्स. गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्स में भी अडॉप्ट करे और उसमें गवर्नमेंट का मेन रिफॉर्म था इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स. और बाद में जाकर के गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस के सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिफॉर्म्स किया एंड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स पेइंग प्रोसीड्यूर. जो मैं आपसे कह रहा था
एक स्टेप और लिया गवर्नमेंट ने कि जो टैक्स पेयर है उनके बेनिफिट्स के लिए टैक्स रिटर्न्स का गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब कोई भी एक पर्सन अपने आप अपना जो टैक्स रिफॉर्म टैक्स पेइंग जो टैक्स उसका बोल सकते हो फॉर्म है उसको इजीली फिलअप करके वो अपना टैक्स पे कर सकता है। हालांकि पहले इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, नाउ इट्स बिकम वेरी इजी। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, जैसा गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितने डायरेक्ट टैक्सेस है, डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्ट टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट ने उनको रिमूव करा और इनके बिहाफ पर गवर्नमेंट ने एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम विद द स्लोगन ऑफ वन कंट्री वन टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, which was implemented by July 2017. So all these are the tax reforms which are taken by the government under its liberalization policy. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड है वो इंक्रीज होता है। जब हमने 1991 की बात करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड बहुत कम हो गया था, जस्ट ओनली $2 बिलियन। सो गवर्नमेंट के लिए क्या जरूरी था कि जो गवर्नमेंट के लिए जरूरी था कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें रिफॉर्म्स करे गवर्नमेंट और कैसे भी करके हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड है उसको इंक्रीज करे। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया यहां पर भी, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी रूपी। आई थिंक आपने पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट में डीवैल्यूएशन मींस जब गवर्नमेंट जानबूझकर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है इन कंपैरिजन विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि जो हमारे इनिशियल लेवल पर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं। इसके पहले भी गवर्नमेंट ने 1948 में और 1966 में हमारी करेंसी रुपए का डिवैल्यूएशन करा था और 1991 में गवर्नमेंट ने एक बार फिर अपनी करेंसी रुपए का डिवैल्यूएशन करा। उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि इनिशियल लेवल पर हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए। सेकंड इज डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारी करेंसी रुपए वो पहले फुली कन्वर्टिबल नहीं थी, सेमी कन्वर्टिबल थी, तो गवर्नमेंट ने 93-94 के अंदर हमारी करेंसी इंडियन रुपए को फुली कन्वर्टिबल बनाया। नाउ वी कैन एक्सचेंज आवर करेंसी विद द करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री। तो अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने 2 मेजर रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे। फर्स्ट इज डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी रूपी एंड सेकंड फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन करेंसी रूपी। नेक्स्ट we see what are the reforms taken by the government and trade and investment policy। अब गवर्नमेंट ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के अंदर क्या रिफॉर्म्स करे। फर्स्ट इज डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने जो कोटा राशि बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो मैक्सिमम क्वांटिटी डिसाइड कर रखी थी। जैसे मान लीजिए इसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो गवर्नमेंट उसके इंपोर्ट की परमिशन नहीं दे रही। जिन गुड्स की एसेंशियल गुड्स है हमारे लिए जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी कंट्री में होती है तो गवर्नमेंट उनकी एक्सपोर्ट की परमिशन भी नहीं देती। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ऑन आवर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। उसमें एक रेस्ट्रिक्शन था डियर कोटास, मतलब उनका मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देना गवर्नमेंट से कि इससे ज्यादा ना तो एक्सपोर्ट होगा ना इससे ज्यादा इंपोर्ट्स होगा। तो गवर्नमेंट ने पहला इसमें स्टेप क्या लिया कि जो हमारा कोटा डिसाइड कर रखा था गवर्नमेंट उसको रिमूव करा और when India became a member of the WTO in 1995 World Trade Organization। Next is reduction of tariff rates। Yes, अब मेनली गवर्नमेंट ने हमारे इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टैरिफ टैक्स लगा रखे थे, मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, हम जैसे हमने WTO से एग्रीमेंट करा, अदर कंट्रीज से हमारे एग्रीमेंट्स हुए, हमारी कंट्री में FDI इंक्रीज होने लगा, तो हमने जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रखी थी उसको रिड्यूस करा कि हमारी कंट्री में टेक्निकल गुड्स और जो नेसेसिटीज हैं उसका इजीली इंपोर्ट हो और इवन जो इंडियन इंडस्ट्री है वो मोर कॉम्पिटिटिव वे में आगे बढ़े। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट्स। जैसे हमने बात की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स के लिए भी लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी। अगर हम किसी गुड्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमारे को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़ के गवर्नमेंट ने इस अपनी लाइसेंसिंग पॉलिसी को भी रिमूव कर दिया। नाउ आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन इजीली इंपोर्ट द गुड्स और स्पेशल टेक्निकल गुड्स व्हिच दे आर नीडेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड लास्ट, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी।
government also remove its export duty on export of different type of goods and services. So we see that in the policy of liberalization, government adopt different types of reforms. We can categorize them under the industrial sector reforms, financial sector reforms, fiscal or tax reforms, foreign exchange reforms, last trade and investment policy reforms. So all these we study under the policy of liberalization. In the next class we study about the privatization, what are the meaning of privatization and different key elements of the privatization. Thank you.